नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 20 लघु उत्तरीय प्रश्न। आप मेरे साथ एंड तक जरूर रहिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, DNA तथा RNA में अंतर बताइए। अगर ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करना और ऐसी वीडियोस आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो यहाँ पे देखेंगे DNA तथा RNA में अंतर। ये क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुए हैं PYQ में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा जैसे कॉपी में रहता है ना, लाइन ड्रॉ रहती है, तो उसमें आप ऐसे करके लिखिएगा DNA RNA, पूरा दोनों को मिक्स करके नहीं लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको कोई सा गाइड में दिया हुआ रहता है कि ऐसे करके, तो वो ऐसे मत लिखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। DNA एवं RNA में निम्नलिखित अंतर है। इधर DNA और इधर RNA। DNA का आप पूरा नाम जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं तो ये आप क्वेश्चन, जैसे कि कोई क्वेश्चन से आपको रिवाइज करना होगा, और ये क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता है कोई सा, तो आप नोट्स में लिख सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली मैं यहाँ पे तो समझाऊंगी, समझ में आएगा आपको। जैसे कि ऐसा होता है ना कि आपने चैप्टर नहीं पढ़े, जैसे चैप्टर में ये नहीं पढ़े, तो मैं आपको यहाँ पूरा समझा दूंगी, ठीक है। तो DNA RNA बनता है निम्नलिखित, लिखना है मतलब नीचे, निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और RNA का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है DNA का पहला जो अंतर है, सबसे पहला DNA का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और यहाँ पे है RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। सबसे पहला अंतर। दूसरा अंतर है DNA में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है और RNA में राइबोस शर्करा होती है। यहाँ पे ये दोनों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसे कि डीऑक्सी राइबोस क्या है, इसमें शर्करा प्रेजेंट है और इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। समझ में आ? DNA एक प्रकार का होता है, DNA एक ही प्रकार का होता है, लेकिन RNA 3 प्रकार के होते हैं, tRNA, rRNA, mRNA, ठीक है। होते हैं ना 3 प्रकार के, यहाँ पे दे रखा है। RNA 3 प्रकार के होते हैं, ये कंप्लीट है। RNA कौन कौन से होते हैं? एक tRNA, ट्रांसफर RNA जिसे बोलते हैं, और दूसरा है rRNA, राइबोसोमल RNA, और तीसरा होता है मैसेंजर RNA, जो संदेश वाहक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, mRNA। ये 3, और ये एक ही प्रकार के होते हैं। DNA में एडेनिन, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका पूरा नाम है A से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, ठीक है, ये 4। लेकिन यही RNA में थाइमिन के जगह पे, जैसे DNA में थाइमिन पाया जाता है, लेकिन यही RNA थाइमिन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। समझ में आया? इतना क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन से क्या फायदे हैं। मधुमक्खी पालन से क्या फायदे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये तो घरेलू क्वेश्चन लगता है, ठीक है। ये आपको पता होगा कि मधुमक्खी पालन के क्या क्या फायदे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मधुमक्खी पालन से आपको शहद प्राप्त होता होगा, और ये पोलिनेशन में आप देखिएगा, जैसे कि सरसों के खेत में बहुत ही मधुमक्खी, तो वो पोलिनेशन का भी काम करते हैं, मतलब परागण के लिए, ठीक है, उसमें बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मधुमक्खी पालन के क्या फायदे हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर, मधुमक्खी पालन से हमें बहुत फायदे हैं। पहला, इससे शहद एवं मोम प्राप्त होता है। हो सकता है आपको मोम के बारे में ना पता हो, पर मैं बताती हूँ। यहाँ मोम से साबुन बनाया जाता है, ठीक है, मोमबत्ती वगैरह, क्रीम वगैरह बनाया जाता है। इससे हमें शहद एवं मोम प्राप्त होता है और ये परागण में मदद करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर देती हूँ। परागण में पॉलिनेशन, इंग्लिश में सब पॉलिनेशन बोलते हैं और हिंदी में ये परागण है, ठीक है। दूसरा है, शहद एक बहुत ही पौष्टिक आहार है। शहद पतंजलि वाले मतलब बहुत सी कंपनी निकालती है, तो उसमें आपको बताया ना पौष्टिक आहार बहुत ही। अब तो मिलावट हो गया, कोई क्या करता है, चीनी का चाशनी मिला देता है उसमें, और कुछ और चीज़ मिलावटें हो जाती है, ठीक है। और शुद्ध आपके घर में, मतलब हमारे चाचा एक बार निकाले थे घर पर सारा पहन करके, मतलब इससे जब निकालते हैं, खेती करते हैं इससे, तो वो काट लेता है। आपको काटा हुआ मधुमक्खी, जब मेरे आप पे यहाँ काट लिया था, तो वो नुकसान भी है, उसका फायदा भी बहुत है, ठीक है। शहद एक बहुत ही पौष्टिक आहार है। इसमें 17% जल होता है, 78% शुगर होता है, मतलब चीनी, वो मीठा होगा जब आप खाते हो तो उसमें 78% शुगर होता है, और विटामिन A, B, C तथा कुछ खनिज लवण भी पाया जाता है। विटामिन A, B, C
ठीक है, ये भी पाया जाता है। यह मोमबत्ती, साबुन, फेस क्रीम आदि बनाने में सहायक है। इतना आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि है बहुअलील क्या है। बहुअलील से आप क्या समझते हैं? बहुअलील का अर्थ है, यहाँ पे इसका आंसर है किसी जीन में 3 या 3 से अधिक, किसी भी जीन में 3 या 3 से अधिक अलील का होना बहुअलील कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा है, किसी भी जीन में 3 या 3 से अधिक अलील का होना बहुअलील कहलाता है। बहु क्या होगा? बहुअलील, बहुत ज्यादा अधिक अलील हो गए, ठीक है। ये ठीक है, इस समझ में आया? लाइट चला गया, मुझे लगा वीडियो की क्वालिटी थोड़ा डल हो गई, मतलब खराब हो गई होगी, पर हम क्लास को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्किप करेंगे तो फिर यही होता है। क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी एडिट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेशन से आप क्या समझते हैं? ट्रांसलेशन वो वाला ट्रांसलेशन नहीं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा, ये वाला नहीं, मैं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का अर्थ है अनुवादन, अनुवादन, हाँ अनुवादन ही है इसका हिंदी में। और जब ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, ठीक है। लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए डीएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक चीज सेंट्रल डोमा को समझाती हूँ, ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। इस चीज को पहले समझो, ठीक है। इस डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को बोलते हैं, ये चीज देखो भूल रही हूँ, लेकिन ये पूरा जो क्रिया हुई इसको सेंट्रल डोमा कहते हैं, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसको बोलेंगे अनुलेखन, अनुलेखन, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, समझ में आया? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो इसको बोलते हैं अनुपादन, ट्रांसलेशन। इस चीज के थ्रू आप सिंपल सा समझ सकते हो। बहुत ही अच्छा आंसर मैंने दिया है आप समझने के लिए, समझ में आ गया है वो। अब आगे 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कदम में किसके द्वारा परागण होता है, ठीक है। कदम में किसके द्वारा परागण होता है। यहाँ पे फिर 6 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले ये देख लेते हैं, खत्म हो गया था तो थोड़ा सा आपको कम दिखता होगा। कदम में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, ठीक है। चमगादड़ के द्वारा कदम को, ठीक है, चमगादड़ के द्वारा होता है परागण। इसे चमगादड़ के द्वारा होता है जो मतलब परागण, उसको बोलते हैं कैरेक्टोफिली कहा जाता है। इसके लिए पुष्प बड़े सुगंध व मकर युक्त होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विपुंसन किसे कहते हैं? विपुंसन किसे कहते हैं? तो मार्कर चलता नहीं है इसका, ऐसे रखे ना तो चल जाएगा, ठीक है। विपुंसन है कि मतलब बिना परिपक्व पुष्प से ही, मतलब कि क्या बोलते इसको, मैं लिखती हूँ आंसर, बिना परिपक्व पुष्प से परागकोश हटा देने की क्रिया को विपुंसन कहते हैं, ठीक है, विपुंसन कहलाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रजनन से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है उत्तक संवर्धन की वह विधि जिसके द्वारा कोशिका विभाजन से नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है, जन्म होता है, तो उसे सूक्ष्म प्रजनन के अंतर्गत रखा गया है। कोशिका का क्या होता है? विभाजन से नए पौधे का निर्माण होता है, समझ में आया? 8वां नंबर क्वेश्चन है मोनोकॉर्पिक फलों का उदाहरण परिभाषा दीजिए। मोनोकॉर्पिक फल का अर्थ होता है कि वो अपने जीवन काल में, जैसे कि पौधा, वो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प देगा, एक बार ही फल देगा, उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा, समझ में आया? जैसे कि आलू भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है ना। देखो क्या होता है, अपने जीवन काल में एक ही बार
आलू बोते हो उसके बाद जब वो निकल जाता है तो उसको निकाल लेते हैं ना। इसी तरह गेहूँ क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, गेहूँ को आप बोते हो, ठीक है। उसके बाद वो अपना एक परिपक्व होता है, एक बार फूल लगते हैं उसमें, एक बार ही मतलब कि उसमें फल आता है, उसके बाद वो मिर्च पक जाता है ना, मतलब काटने लायक हो जाता है, तो सूख जाता था ना, काटते हैं उसको, तो फिर वो एक बार में ही, जैसे कि अमरूद हो गया, बार बार आप इस साल भी अमरूद खाओ, अगले साल भी अमरूद खाओ, तो मोनोकापिक फल ऐसा नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मोनोकापिक फलों के पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं तथा फल उत्पन्न करते हैं, फिर वो मृत हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आ गया गेहूँ, चावल, मूली, गाजर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मानव अपराध द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताइए। मतलब यहाँ जो मैं बोल रही हूँ आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर नहीं आता तो आता है तो रिवाइज करिए, ठीक है। मानव अपराध द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है। और यहाँ पे 2 और होते हैं जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HCG बोलते हैं, और दूसरा है HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ठीक है। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम है शिशु के जन्म के पश्चात, जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद जो माँ से प्रथम दूध उत्पन्न होता है, जो कि हल्के पीले गाढ़े रंग का होता है, उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, शिशु को प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, शिशु के जन्म के बाद माँ से उत्पन्न प्रथम दूध कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। इसके हल्के गाढ़ा पीले रंग का होता है, इसमें एंटीबॉडीज होता है जो कि शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब करेंगे 11 नंबर। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी 4 यौन संचालित रोग के नाम या उनके कारक लिखिए। कारक क्या होते हैं, जो उस बीमारी के मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें वही रोग कारक होते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने रोग वाला सेशन शायद मैंने करवाया भी है, आप वीडियो में मैं अगर करवाई हूँ तो लिंक दे दूँगी, मुझे उतना याद नहीं है, पर मैंने एक बार वीडियो शूट करा था, ठीक है। हुआ तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एड्स यहाँ पे HIV के कारण होता है, जैसा कि जानते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन वायरस। मुझे ऐसे पता नहीं, ऐसा लग रहा है मैं गलत हूँ, पर HIV के कारण होता है, शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं। सिफिलिस ट्रैकोनेमा पेडुलम के कारण होता है, ठीक है। गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया, ठीक है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिक, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ था तो मैं इंग्लिश में ही लिख के ले आ रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 12, ठीक है। 12 मैं अपने मन से यहाँ पे देती हूँ, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट में बताना, ठीक है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। 12 नंबर क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण को समझाए, ठीक है। ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, मानव में लिंग निर्धारण को समझाए। और यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन मैं खुद करवा रही हूँ, ठीक है। शुक्राणु का संरचना सहित समझाए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु का डायग्राम बनाना है, ठीक है, जो कि अभी मैं बनाऊंगी और उसके बारे में लिखूंगी। अगर आपने शुक्राणु के बारे में आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये वीडियो देख लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पूरा शुक्राणु के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, शुक्राणु संरचना को सही समझाइए। ये शुक्राणु के ऊपर टोपीनुमा संरचना होता है, आई होप दिख रहा होगा, नहीं तो यहाँ बहुत जगह है, यहाँ पे बना देते हैं। ये शुक्राणु का टोपीनुमा संरचना होता है, ठीक है, ऊपर पे, इसे एक्रोसोम बोलते हैं। ये हो गया नेक, ये हो गया मध्यखंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गई पूंछ, ठीक है। मध्य भाग को क्या बोलते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया।
और ऊपर वाले भाग को एक्रोसोम, एक्रोसोम में ही जीव द्रव्य होते हैं और केंद्रक भी होते हैं, ठीक है। एक्रोसोम और इससे बोलते हैं इसे टोपीनुमा संरचना है एक्रोसोम। ये सील, ये पूंछ, ठीक है। और ऐसे लिखना है कि शुक्राणु में सिर, सिर के ऊपर टोपीनुमा संरचना होता है, उसे एक्रोसोम बोलते हैं। उसके बाद सिर से जुड़ा ग्रीवा होता है जिसे नेक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्य भाग में माइक्रोकोनिया प्रेजेंट होता है। उसके बाद पूंछ, जिससे पूंछ गतिशीलता प्रदान करता है, ठीक है। जो द्रव्य में होते हैं वो तैरने का काम करते हैं पूंछ के द्वारा। हाथ पैर तो होते नहीं, जो चलने का कार्य करेंगे, ठीक है। समझ में आया? मिटा देती हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन तक हो गए हैं। अब करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसमें यहाँ अब 14 वाले नंबर क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लेमार्क वाल के मुख्य बिंदुओं को लिखे। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 6 में विकास चैप्टर, एवोल्यूशन जिसका नाम है, ठीक है। तो उस चैप्टर में आपने डार्विनवाद, लेमार्कवाद समझा होगा। लेमार्क का थोड़ा सा सिद्धांत मुझे तो ठीक भी लग रहा था, डार्विन का। लेमार्क का थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा था वहाँ पे, जो कि आपको भी सुन के हंसी आती होगी। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं लेमार्कवाद के मुख्य बिंदुओं को लिखे। तो यहाँ पे इसका आंसर है, शरीर जो हमेशा प्रयोग रहता है वो अत्यधिक विकसित होता जाएगा, जबकि कम उपयोग होने वाला अंग क्रमशः विकसित होता जाएगा। अब हमारे जो देखो ये क्या कह रहा है कि हमारा जो शरीर उपयोग करता रहेगा वो विकसित हो जाएगा, और जो नहीं उपयोग, थोड़ा सा देखो, अगर हमारे मतलब पूर्वज मतलब बहुत नाक, तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि नाक कान छिड़वाते हैं ना, तो ये छिड़वा रहे हैं, बहुत से पूर्वज हमारे छिड़वा चुके हैं और आगे भी आने वाला पूर्वज। ऐसा तो नहीं है ये छेद खुद मतलब आगे वाले जनरेशन जो पैदा हो रहे हैं उसके कारण नाक में छेद, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए थोड़ा इसका उल्टा पुल्टा लगा, मुझे भी इसका दिया था। ये लेमार्कवाद के मुख्य बिंदु निम्न है, ये इतना मुख्य बिंदु है, ये भी लिख लेना, ये भी 2 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। लेमार्कवाद के मुख्य बिंदु निम्न है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है, ये ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों के कम या अत्यधिक प्रयोग का प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक का सीधा प्रभाव पड़ता है। ये भी दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छा, प्राकृतिक या वातावरण दोनों सेम, एक तरह से सेम मतलब शब्द लग रहे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए, इतना लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ MCQ देख लेते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू का मुख्य अवयव कौन है? तंबाकू का मुख्य अवयव जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन, ठीक है, निकोटीन। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन किसमें होता है? आंतरिक निषेचन एंजियोस्पर्म में होता है, मानव में होता है। जैसे कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि शरीर के अंदर निषेचन होता है तो उसे आंतरिक निषेचन बोलते हैं। मानव में क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु शरीर के अंदर निषेचित होते हैं, ठीक है। और कुछ निषेचन बाहर पानी में होते हैं, जैसे कि मेढक में लगा जो मतलब बाहर निषेचन होता है, ठीक है। तो यही समझाना चाहती हूँ, एंजियोस्पर्म या मानव भी लिख देती हूँ, यहाँ एंजियोस्पर्म भी लिख लो। एंजियोस्पर्म थोड़ा सा मिस्टेक स्पेलिंग मुझे लग रहा है, तुम सही कर लेना, ठीक है। मानव में जुकाम के लिए, मैं ही सही कर देती हूँ वरना मुझे बदनाम कर दूंगा। एंजियो, ठीक है। मानव में जुकाम के लिए कौन सा वायरस है? तो मानव में जुकाम के लिए राइनो वायरस होता है, ठीक है, राइनो वायरस। समझ में आया? ये है मानव, कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 8 है, देखो नाम भूल रही हूँ। रोग तो मानव रोग था, स्वस्थ, यही है, स्वस्थ मानव स्वस्थ तथा रोग। मानव शुक्राणु के लिए, मानव शुक्राणु के खोजकर्ता कौन है? ये HW है, HW। और एक और 20 नंबर क्वेश्चन में HW दूंगी। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सबसे प्रोटीन का अच्छा स्रोत है सोयाबीन, सोयाबीन। सोयाबीन खाया करो, बहुत ही ज्यादा उसमें प्रोटीन होता है, सोयाबीन। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया, ठीक है।
और इसके शब्द किसने दिया, 20 नंबर क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हाँ सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, क्योंकि आप लोगों की बहुत ही सब्सक्राइब का बहुत ही ज़रूरत है मुझे, ठीक है। तो करना, अच्छा लगे तो कर देना। ये देख लो इसकी बाय बाय। चीज़ें में रख के भूल जाती हूँ, बेकरारी में गुनगुनाती हूँ, अब अकेले में मुस्कुराती हूँ। बदली हुई सी मेरी अदा है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।